आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अभी इस वीडियो में चैप्टर 4 का सीक्वेंस चल रहा है ना। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का डिस्कशन किए हैं। लेक्चर 4 जो है वो आज के वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका टॉपिक है माल्थस का सिद्धांत। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझें कि माल्थस कौन थे। थॉमस आर माल्थस इनका पूरा नाम था और ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। जैसा हम लोगों को बताया गया है कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1778 में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉमस आर माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो इस प्रकार से है। उन्होंने बताया था कि किसी भी समुदाय में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि खाद्य पदार्थों का उत्पादन यह समांतर श्रेणी में होता है। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में जाना होगा और देखना होगा कि ये श्रेणी क्या है। श्रेणी अर्थात प्रोग्रेशन किसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दो तरह के प्रोग्रेशन को समझाया गया है, जिसमें एक है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। तो हम लोग देखें श्रेणी जो है ये संख्याओं का वो समूह होता है जिसमें दो क्रमागत संख्याओं में एक निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है। दो क्रमागत संख्याओं में जब एक निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है तो संख्याओं के उस सूची को हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो आइए जानते हैं एपी अर्थात समानांतर श्रेणी और जीपी अर्थात गुणोत्तर श्रेणी ये क्या है। तो हम लोग देखें एपी का एक एग्जांपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 डैशेस। तो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें दो क्रमागत जो संख्याएं हैं ना, दो क्रमागत संख्याओं के बीच हमें 2 का अंतर मिल रहा है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच हमें 2 का अंतर मिल रहा है, अर्थात ये अनुक्रम जो होगा समानांतर श्रेणी में होगा। जबकि दूसरा उदाहरण हम लोग लें 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके। तो इनमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दो क्रमागत पद हैं, दो क्रमागत पदों का अनुपात 2 देखने को मिल रहा है। इन दोनों क्रमागत पदों का अनुपात 2 है, इन दोनों क्रमागत पदों का अनुपात भी 2 है। अर्थात यहाँ पे समझाया गया हम लोगों को 2/4, 4/2 ये हम लोग करेंगे तो 2 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लें 8/4, इसको भी देखेंगे कि 2 रिजल्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे 16/8, 16/8 का भी रिजल्ट हम लोगों को 2 मिलेगा। 32/16 इसका भी रिजल्ट मिलेगा 2। अर्थात इसको हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, इन संख्याओं का सार्व अनुपात कहते हैं। तो जब हमें संख्याओं की ऐसी सूची प्राप्त हो जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का सार्व अनुपात एक समान हो तो फिर उसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं थॉमस आर माल्थस के सिद्धांत को। देखें उन्होंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि, किसी भी समुदाय में जनसंख्या वृद्धि जो होती है ये गुणोत्तर श्रेणी में होती है। अर्थात देखें शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से लेके हम लोग 3, ये दोनों ही स्थितियों में जनसंख्या वृद्धि में और खाद्य उत्पादन में दोनों ही स्थितियों में हम लोग 3 को जो है बेसिक इकाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखें गुणोत्तर श्रेणी में अगर विकास हो रहा है जनसंख्या वृद्धि का तो ये काफी तेजी से होगा। जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया। तो 3 3 हम लोग देख रहे हैं 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 है ना। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। यानी इन दोनों ही संख्याओं में हर स्तर पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तुलना करते हैं, तो ये अंतर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अधिक होते जा रहा है। अर्थात ये अंतर जो है और ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस आर माल्थस ने किया था। उन्होंने बताया था कि अगर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है तो इसके कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अब ये असंतुलन किनके बीच होगा? तो याद रखें, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य उत्पादन, इन दोनों के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा थॉमस आर माल्थस ने बताया था। लेकिन उनकी कही गई एक और बात थी जिसको हम लोग आगे समझते हैं। उन्होंने ये बताया था कि कई बार संसार में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो इस असंतुलन के बीच समन्वय स्थापित करती हैं, अर्थात दोनों को एक बैलेंस में लाती हैं। मीन्स हम लोग समझें इसको कैसे। अगर समस्या उत्पन्न होती है बाढ़ की या फिर अकाल की, सुखाड़ की, भूखमरी की, युद्ध की समस्या, जैसा अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन का, रसिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट, तो ध्यान रखें कि जब भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उस समय जनसंख्या में एक निश्चित कमी होती है, निश्चित कमी आती है, और इस कमी के कारण फिर से पुनः इन दोनों के बीच, जनसंख्या और खाद्य उत्पादन के बीच एक समन्वय स्थापित हो जाता है, जिसको थॉमस आर माल्थस ने धनात्मक चेक का नाम दिया था, पॉजिटिव चेक का नाम दिया था। अर्थात पॉजिटिव चेक ये ऐसी स्थिति हो गई जब जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन और जनसंख्या दोनों के बीच एक असंतुलन बन जाता है। तभी कोई ना कोई घटनाएं, अर्थात भूखमरी, बाढ़, अकाल, युद्ध की स्थिति जैसी परिस्थितियां आके जनसंख्या में एक कमी लाती है, और उस कमी के कारण पुनः इन दोनों के बीच संतुलन बन जाता है ना। तो अब हम लोग और आगे समझते हैं। देखें, किसी भी जीवन का आधार होता है स्वस्थ पर्यावरण। जैसा हम लोगों को यहाँ समझाया जा रहा है कि स्वस्थ पर्यावरण ही जीवन का आधार है। अर्थात अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसका समुदाय स्वस्थ रहेगा, एक समुदाय स्वस्थ रहने से उसका देश स्वस्थ रहेगा। अर्थात इसको हम लोग और आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम लोग सामाजिक जीवन स्तर को देखें, सामान्य सामाजिक जीवन स्तर को देखें, तो यदि स्वच्छता नहीं रहती है तो इससे नदियों, झीलों, हमारे आसपास की भूमि में प्रदूषण उत्पन्न होगा, और ये प्रदूषण कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, जिसमें हम लोगों को प्रादेशिक स्तर पर भी समझाया गया है कि अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो उससे प्रादेशिक स्तर पर जल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। इसके साथ ही साथ मृदा हो गई, मृदा अपरदन की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कीटनाशक, अगर हम लोग कृषि स्तर पर देखें तो कृषि स्तर पर कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण ही करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखें वन और वन्य जीव विनाश, ये भी समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न होती है। इसके बाद हमें समझाया जा रहा है अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो वन विनाश जैसी स्थिति हो गई, मरुस्थलीकरण हो गया, और जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था थॉमस आर माल्थस का सिद्धांत, उनका एनालिसिस। अब आगे हम लोग इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो हमें बता रहा है गर्भ निरोधकों के बारे में या जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंट्रासेप्शन और स्टेप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कौन कौन से उपाय किए गए। क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जनसंख्या वृद्धि के कारण किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो हमें चाहिए कि इस समस्याओं को खत्म करने के लिए, इन समस्याओं के निवारण के लिए कोई ना कोई उपाय सुझाएं। तो देखें, जब भी हम लोग बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है परिवार नियोजन का। और हमें पता है परिवार नियोजन क्या है। ये हमारे भारत सरकार द्वारा 1951 में लाई गई एक नीति है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के जन्म दर नियंत्रण के साथ साथ मां और बच्चे के स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल ये आवश्यक है। और इन सभी पहलुओं को हम लोग इंक्लूड किए हैं, सम्मिलित किए हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम में, है ना।
जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का एक पर्याय है परिवार नियोजन। समझ में आ रहा है? और परिवार नियोजन कह देने का मतलब सिर्फ हम लोग इतना नहीं समझें कि बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण, बल्कि परिवार नियोजन का यह भी अर्थ है कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और उनके पूर्ण पोषण की देखभाल करना। ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। समझ में आया? आगे हम लोगों को एक चीज समझाया गया है कि व्यक्ति के सुखी रहने से परिवार सुखी रहता है। यहाँ इस लेवल को हम लोग समझें, परिवार नियोजन का ही ये भी एक पार्ट है। व्यक्ति के सुखी रहने से परिवार सुखी रहता है, परिवार के सुखी रहने से समुदाय सुखी रहता है, और एक समुदाय के सुखी रहने से एक देश सुखी हो सकता है। लेकिन इस सुखी जीवन का जो राज है वो हम लोग पहले से जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार नियोजन में भी यही बताया जाता है कि हमें परिवार में बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण रखना है। अर्थात एक परिवार में जितने कम बच्चे होंगे उस परिवार की आवश्यकताएं कम होगी, उस परिवार की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होगी, और शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हो गई इनकी कमी नहीं होगी, रहन सहन खान पान को लेके कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो ये सब निर्भर करता है जन्म दर नियंत्रण पे। इसके बाद हम लोगों को बताया गया है कि आजादी से पूर्व भारत की जनसंख्या जो भी रही हो, आजादी से पूर्व जो है भारत की जनसंख्या जो भी रही हो, लेकिन आजादी के बाद सन 1981 में, याद रखें, सन 1981 में भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो गई थी। भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो गई थी सन 1981 में। अर्थात हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1947 के पहले का जो भारत था और 1981 का भारत, ये आजादी के पहले के भारत का 2 गुना था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, परंतु 1981 आते आते फिर दूसरा भारत बन गया। समझ में आ रहा है ना? और ये किसके कारण हो रहा है? केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना? तो देखें आखिर इन सभी समस्याओं का उपाय क्या होगा। तो इन सभी समस्याओं का उपाय है जनसंख्या नियंत्रण। तो देखें हम लोग जनसंख्या नियंत्रण है क्या? बर्थ कंट्रोल, है ना? तो कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा संततियों के नियंत्रण की प्रक्रिया को ही जनसंख्या नियंत्रण कहा जाता है, बर्थ कंट्रोल कहा जाता है, जन्म दर नियंत्रण कहा जाता है। कृत्रिम विधियों द्वारा संततियों की जनसंख्या पर, संततियों की उत्पत्ति पर नियंत्रण रखना। बताया जा रहा है कि कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा संततियों के नियंत्रण की प्रक्रिया को ही हम लोग जन्म दर नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल कहते हैं। अब देखें कि बर्थ कंट्रोल के उपाय कौन कौन हो सकते हैं। पहले हम लोग उन उपायों को जानते हैं, फिर हमें जो वैज्ञानिक विधियां बताई गई हैं, कंट्रासेप्शन की विधियां जो बताई गई हैं, गर्भ निरोधक की विधियां, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझाया जा रहा है कि परिवार में बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण रखना। अर्थात जब एक शिक्षित परिवार का निर्माण हम करते हैं तो उसमें हमें अच्छे से पता होता है कि हमारे परिवार की आय कितनी है, हमारे परिवार में खर्चे कितने हैं, किस हिसाब से हमें अपने परिवार के बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण रखना है ना? तो ये सब संभव है एक शिक्षित परिवार होने पर। तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में हमें ये समझाया गया है कि परिवार में बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। दूसरी बात जो है हमें बताई गई है कि माता पिता को शिक्षित करना, क्योंकि हमें पता है कि संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया जो है ये पेरेंट्स के द्वारा ही होती है, माता पिता के द्वारा ही संभव है। अर्थात उनका शिक्षित होना सबसे आवश्यक है। माता पिता का शिक्षित होना ये परिवार में सबसे आवश्यक है, जिससे हम लोग जन्म दर पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है यौन शिक्षा प्रदान करना। ये तो सबसे जरूरी है और यही कारण है कि इन सभी टॉपिक्स को हम लोग अपने सिलेबस में स्टडी कर रहे हैं, है ना? चौथे नंबर पे बताया गया है कि सही उम्र में शादी करना। जैसा हम लोग पहले जानते थे कि माताओं के लिए शादी की सही आयु निर्धारित की गई थी 18 वर्ष,
और पुरुषों के लिए ये आयु थी 21 वर्ष, परंतु अब हमारे भारत सरकार द्वारा ये आयु बदल के कर दी गई है 24 वर्ष और 21 वर्ष, अर्थात पुरुषों के लिए 24 वर्ष और स्त्रियों के लिए 21 वर्ष। तो सही उम्र में शादी करना ये भी एक उपाय है जनसंख्या नियंत्रण का। अगली बात हमें बताई गई है, दो बच्चों के बीच उचित अंतर बनाए रखना, यानी किसी परिवार में किसी माता पिता के दो बच्चों के बीच एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। प्रॉपर गैप का मतलब हो गया कि दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, जिससे दोनों ही संतानों का भरण पोषण अच्छे से हो सके। अगर 3 साल से कम का अंतर होता है तो इससे संतानों का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो सकता है और कुपोषित संतानें उत्पन्न होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो, समझ में आ रहा है? कुपोषित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये अगला उपाय था। नेक्स्ट हम लोग देख लें कि उचित अंतर बनाए रखने के लिए परिवार नियोजन के सही साधनों का प्रयोग करना, अर्थात परिवार नियोजन के साधन का मतलब हो गया कंट्रासेप्शन के मेथड, जो कि हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। गर्भ निरोधक के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उसको हम लोग आगे जिक्र करेंगे, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दो बच्चों के बीच उचित अंतर बनाए रखने के लिए परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग करना। उसके बाद हम लोग देखें मां को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी देना, ये अगला उपाय है। क्योंकि हमें पता है एक संतान का विकास करना ये पूर्ण रूप से मां के हाथ नहीं होता है। मां को ही संतान की देखभाल, उसके विकास से संबंधित जो भी बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है। इसलिए आवश्यक है कि मां को स्वास्थ्य और पोषण की सही जानकारी होनी चाहिए। चाइल्ड के हाइजीन से लेके, बच्चे के स्वास्थ्य से लेके उसको किस उम्र में किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसकी जानकारी मां को संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। और फिर सबसे अंतिम उपाय हमें सुझाया जा रहा है कि 1 या 2 बच्चों के होने के बाद बंध्याकरण कराना, अर्थात नसबंदी कराना, ये परिवार नियोजन के उपायों में से मुख्य उपाय है ना। तो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गर्भ निरोधक की विधियां, गर्भ निरोधक विधियां, ठीक है ना। तो चले देखते हैं गर्भ निरोधन की विधियां कितनी हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कंट्रासेप्शन मेथड या मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। गर्भ निरोधक विधियां। तो देखें कि गर्भ निरोधन की कुल 6 विधियां हैं। गर्भ निरोधन की कुल 6 विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल विधि। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हार्मोनल विधि की। दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे यांत्रिक विधि की। दूसरे नंबर पे यांत्रिक विधि। तीसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे शल्य प्रक्रिया की। शल्य प्रक्रिया। चौथे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्तियां। पांचवें नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे चिकित्सीय गर्भ समापन। चिकित्सीय गर्भ समापन। और छठे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। ध्यान रखें इनको जो है हम लोग कहते हैं हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग देख रहे हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड। थर्ड नंबर पे हम लोग देख रहे हैं सर्जिकल मेथड।
सर्जिकल मेथड। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, सर्जिकल मेथड में दो प्रोसेस आते हैं, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, शुक्रवाहिनी उच्छेदन और अंडवाहिनी उच्छेदन। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, बारी बारी से सारे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ एक बार सबके नाम हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को बताया गया है अंतःगर्भाशयी युक्तियां, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। और नेक्स्ट है चिकित्सीय गर्भ समापन, एमटीपी जिसको हम लोग कहते हैं, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सबसे लास्ट नंबर पे हम लोग देख रहे हैं नेचुरल मेथड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। गर्भ निरोधक की कुल 6 विधियां हैं, हार्मोनल विधि, यांत्रिक विधि, शल्य प्रक्रिया, अंतःगर्भाशयी युक्तियां, चिकित्सीय गर्भ समापन, प्राकृतिक विधि। तो इन सभी विधियों को अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो थैंक्स and please like, share and subscribe my YouTube channel.